नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट परमदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेंटेनेंस के जो केस लगाए जाते हैं, इनमें आम तौर पर जो पत्नियां होती हैं वो गलत तरीके से अपने कंटेंट न्यायालय में प्रस्तुत करती है। ऐसे ही एक मामला हमारे पास आया जिसमें कि सीआरपीसी 125 के तहत में एक फाइनल आदेश हो गया। आदेश में बहुत सारी त्रुटियां थी और उस पे कम से कम 6 वसूली के लिए प्रार्थना पत्र डाले गए। प्रतिवर्ष एक नया वसूली प्रार्थना पत्र डाला जा रहा था कि किसी तरीके से वसूली कराई जाए, और एक फाइल जो थी उसमें 1 लाख रुपए की वसूली हो भी गई थी। जैसे ये जब वसूली हुई तो इसमें किस तरीके से इस पे रोक लगाई गई और पूरे आदेश को किस तरीके से हाईकोर्ट के माध्यम से रिलीफ दिलाया गया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 2020 में एक मेंटेनेंस का एक ऑर्डर पास होता है। उस ऑर्डर में सिंपल सी बात है कि मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया कि विंदुवत होना चाहिए आदेश, प्रश्नगत आदेश होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में पिछली बार बताया था और कई बार भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी आदेश जो है ना सीआरपीसी 125 में, चाहे वो इंटरिम का हो या फाइनल हो, उसमें विंदुवत होना चाहिए कि आपकी पत्नी है या नहीं है, भरण पोषण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, भरण पोषण पाने की अधिकारी कैसे है, क्या भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है। इन 3 बिंदुओं के आधार पर यह मेंटेनेंस का आदेश पारित किया जाता है आमतौर पर। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर इससे राहत मिलेगी। और मैंने हर बार अपना ये प्रयास किया है कि आप लोगों को ऐसे फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से बचाया जाए। जो परिवार न्यायालय जो है वो 50% मामलों में परिवारों को तोड़ने का काम कर रही है इस भरण पोषण आदेश को करके। क्योंकि जब भी कोई भरण पोषण आदेश होता है तो महिला को साफ तौर पर ये समझ में आ जाता है कि नहीं, अब तो हम मायके में रह रहे हैं, भरण पोषण हमें बैठाए बैठाए मिल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें अपने पति के साथ रहने में। तो ये जो सारा का सारा जो खेल है वो सिर्फ पैसे का खेल है। आपने देखा होगा कि पत्नियां जो हैं 498A का केस लगा देती है, दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का केस लगा देती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी केस लगाए जाते हैं सब में उनका प्रॉपर इंटेंशन जो होता है वो पैसे के लिए होता है। और जैसे ही आपका मेंटेनेंस का आदेश होता है वो तुरंत वसूली प्रार्थना पत्र मूव कर देती है, जबकि उनको पता है कि पति जो है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, कोई इनकम सोर्स नहीं कर पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है और सही तरीके से अपने काम धंधे नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करती है, मेंटेनेंस का आदेश लेके वसूली डाल देती है और वसूली के थ्रू पुलिस जो है ना पीछे लगाई जाती है और गलत तरीके से परिवार वालों को परेशान करके ये वसूली वसूल की जाती है। ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें कि पूरी तरीके से वसूली को रोका गया और काफ़ी सालों से मामला चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने उन्हीं कानूनी बिंदुओं के आधार पर इसमें अच्छा रिलीफ दिलवाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपके काम आने वाली चीज़ है। मैं जानता हूं कि हर घर में ये समस्या है और हर पुरुष इससे फंसा हुआ है और इस निजात से निकालने वाला कोई नहीं है। जब भी आप कहीं जाते हो तो आपसे एक ही बात बोली जाती है कि आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। वो आपके साथ रह रही है या नहीं रह रही है ये कोई मैटर नहीं करता, आपका तलाक हो गया है नहीं हो गया है ये कोई मैटर नहीं करता। देखा होगा कि जब भी तलाक हो जाता है ना और पत्नी अपनी दूसरी शादी छुपा लेती है या नहीं करती है, तब भी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है। जबकि सीआरपीसी 125 में ये प्रावधान दिया गया है, पत्नी को परिभाषित किया गया है। मैंने अपने सारे वीडियो में हर एक कानूनी पॉइंट आपको बताया हुआ है। और अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो हमारा नीचे दिया हुआ नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेन जड़ क्या है पता है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले आपके लिए,
मैं बीमार रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसे 13 साल पहले था। बस ये है कि थोड़ा-सा आप लोगों से सपोर्ट मिल जाता है, तो जीवन चल रहा है किसी तरीके से। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तबीयत खराब रहती है। आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ़ इतना है कि किसी भी तरीके से जो पीड़ित पुरुष हैं, जो पति है, जिनको फर्जी मुकद्दमों की पेशबंदी में फँसाया गया है, जिस तरीके से हम भी ट्रैप हुए हैं, हमने लगभग 13 साल अपनी लड़ाई लड़ी थी और इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आप लोगों के लिए हमने ये रास्ता चुना कि एक यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि पुरुषों को बचाया जा सकता है, उनके परिवार वालों को बचाया जा सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें थोड़ा-सा राहत तो मिलेगी मिलेगी, साथ में उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो लोग फर्जी मुकदमों की पेशबंदी से घुट-घुट के मरने को मजबूर हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से परेशान हैं, घर टूट रहे हैं। महिलाओं ने एक ट्रेंड बना लिया है कि हमें सिर्फ पैसा लेना है, हमें तलाक नहीं देना है, हमें साथ नहीं रहना है। ना वो तलाक दे रही है, ना वो साथ में रहने को तैयार हैं। सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर ट्रैप किया जाता है और एक बार अगर ये मेंटेनेंस का आदेश हो गया, तो ये आपका आजीवन ये रहता है। तब तक रहता है जब तक कि पति ज़िंदा रहता है और पति के बाद भी परिवार वालों को परेशान किया जाता है। दैट मीन्स कि आपकी जैसे-जैसे तनख्वाह बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है, इसमें आपकी जो मेंटेनेंस जो बाँधा गया है, वो मेंटेनेंस बढ़ता रहेगा। आपने देखा होगा कि सारी अदालतें एक जैसी बैठी हुई हैं, पुरुषों को एक अपराधी की तरह देख रही हैं। आप कितने भी एविडेंस दे दो, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा हर वीडियो आप गौर से देखा करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से हमें भी राहत मिल सकती है। हुआ क्या था कि 2020 में एक मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ 125 में। उसके बाद में एक रिकवरी फाइल कर दी जाती है, उस रिकवरी में 1 लाख रुपए की वसूली माँगी जाती है। अब वो वसूल करने के लिए अदालत क्या कर देती है, डायरेक्ट रिकवरी वारंट निकाल देती है। एक जिले की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है और जाके उस पीड़ित भाई को थाने में बिठा लेती है। जब थाने में जब बिठा लेती है, क्योंकि वो पीड़ित भाई कुछ करने लायक तो है नहीं, क्योंकि 4-4 5-5 मुकदमों की पेशबंदी में फंसा हुआ है। तो क्या किया जाता है, माता-पिता परेशान हो जाते हैं, वो किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, और पुलिस को दे देते हैं और उस भाई को छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो पैसा जमा किया जाता है, उस टाइम पे एक साइन करा लिया जाता है कि हाँ, ये पैसा जमा किया गया और उस पैसे को पुलिस लाके अदालत में जमा कर देती है और किसके नाम से जमा करती है? उस पीड़ित भाई के नाम से जमा करती है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं ना, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब अदालत के दिमाग में एक चीज़ चला गया कि पति जो है वो जानबूझकर पैसा नहीं दे रहा है, इसके पास पैसा है लेकिन ये पैसा नहीं देना चाह रहा है। क्योंकि वो जो पैसा जो रिकवर किया गया था, वो किया तो पेरेंट्स से गया था, लेकिन नाम किसके किया गया? उस पीड़ित पति के नाम से वो पैसा जमा किया गया। एक अदालत का एक इंटेंशन क्लियर हो गया कि भाई इसके पास पैसा है, ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। तब तक वो क्या करता है कि दूसरी फाइल में रिकवरी जारी कर देता है। तीसरी फाइल में रिकवरी जारी हुई। उसी के साथ में एक प्रार्थना पत्र लगाया जाता है कि साहब ये जो मेंटेनेंस लगाया गया, इस मेंटेनेंस को घटाया जाए। मूल आदेश जो 125 का था, उस मूल आदेश के खिलाफ में कैंसिलेशन मांगा जाता है कि सर इसको कैंसिल किया जाए, हम सामर्थ्य नहीं है, दूर रहते हैं। उसी पीरियड में क्या होता है कि वो सारी फाइलें जो होती है वो तलब कर ली जाती है। वसूली की फाइल हो गई, मेन फाइल हो गई 125 की, ये सारी फाइलें तलब कर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अदालत क्या करती है कि सारी फाइलों को एक साथ सुनती है और सबकी ऑर्डर शीट वसूली की ही बनाती है। मतलब जो मेंटेनेंस का जो मेन ऑर्डर था, उसको कैंसिलेशन कराने के लिए जब डाला जाता है, तो अदालत क्या करती है कि उसमें भी ऑर्डर शीट पे वसूली वारंट जारी कर देती है। ये चलता रहता है, चलता रहता है। जब ये संज्ञान में आता है मामला, जब उसकी नकलें निकाली जाती है, सर्टिफाइड कॉपी हाथ में ली जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि अरे ये तो कैंसिलेशन मांगा जा रहा है, लेकिन इसमें तो वसूली वारंट जारी किए जा रहे हैं।
और जब हम अदालत को बताते हैं कि सर ये जो रिकवरी की गई है वो माता-पिता से की गई है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये रिकवरी पुलिस द्वारा की गई थी, उस टाइम पे उस पीड़ित भाई को थाने ने निरुद्ध कर रखा था। जब थाने ने उसको निरुद्ध कर रखा था, ये रिकॉर्ड पे है, तो फिर यहाँ पे दूसरे ज़िले में आके, दूसरे राज्य से दूसरे ज़िले में आके ये पैसा वसूली कैसे हो गई इसके नाम से? हम क्वेश्चन मार्क उठाते हैं तो अदालत ये कहती है कि नहीं, ये वसूली बिल्कुल ठीक की गई है, क्योंकि यहाँ पे अदालत फँस रही थी। सिंपल सी बात थी कि पुलिस कैसे रिकवर कर सकती है इस पैसे को? धन वसूली कैसे कर सकती है? तो यहाँ पे जब पुलिस फँस रही थी, अदालत जब अपनी कलम से फँस रही थी, तो अदालत ने क्या कह दिया? अदालत ने ये कह दिया कि नहीं, ये वसूली बिल्कुल सही हुई है। लेकिन ये कहने के बावजूद अदालत ने क्या किया? अपने आप को फँसा लिया। जब हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इसकी याचिका फ़ाइल की और उसमें हमने नोटिफ़िकेशन के लिए जब जस्टिफ़िकेशन माँगा कि अदालत से जस्टिफ़िकेशन लिया जाए कि जो मूल आदेश जो है इसको कैंसलेशन के लिए जब हमने डाला, तो इसमें रिकवरी की ऑर्डर शीट कैसे मेंशन की जा रही है? केस नंबर अलग है और दूसरा केस नंबर इसमें मेंशन किया जा रहा है। आधी ऑर्डर शीट अलग है, आधी ऑर्डर शीट अलग है। इस पे जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने तुरंत इसकी सारी प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया और अभी फाइनल डिस्पोजल होना बाकी है, जस्टिफिकेशन अदालत से आना बाकी है। इसी दौरान हमने क्या किया, एक प्रार्थना पत्र एफिडेविट के आधार पर हमने उस जिला अदालत को भेजा जहाँ पर फैमिली कोर्ट है, और एक मैंने रजिस्ट्रार महोदय को और अवगत कराया कि अदालत में इस तरीके से भरण पोषण की वसूली की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर आप लोगों के साथ अगर इस तरीके से कुछ हुआ है तो आप लोग तुरंत अपनी फाइल देखो, एक एक डेट को मिलाओ उसमें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो ऑर्डर शीट होती है ना, वो पेशकारों द्वारा लिखी जाती है और जज साहब के साइन होते हैं। एक केस में तो ऐसा हुआ था कि जज साहब छुट्टी पे थे और ऑर्डर शीट में जज साहब के साइन किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और आपको केवल उसी मुकदमे में आपको अपना बचाव देखना है और उसी तरीके से आपको अपना बचाव करना है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीगल पॉइंट्स आपको बताए कि कोई भी आदेश था, आदेश एक विंदुवत होना चाहिए। दोनों पक्ष है, पति पक्ष पत्नी पक्ष, दोनों के जो कंटेंट हैं, दोनों के जो जवाब हैं, दोनों की जो बातें हैं, जिरें हैं, जो भी है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज में होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, बोलता हुआ एक आदेश होना चाहिए जो स्पष्ट करे हर चीज़ को। विंदुवत आदेश होना चाहिए, प्रसंगत आदेश होना चाहिए, और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं है तब तक ये इस तरीके का कोई भी आदेश है वो पूरी तरीके से अवैध है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि इस पे जो 125 में जो नोटिस निकलता है वो नोटिस किस तरीके का होना चाहिए। तीसरा ये है कि पुलिस वसूली नहीं कर सकती। आपने देखा होगा वसूली वारंट जारी कर दिए जाते हैं, वसूली वारंट में पुलिस को आदेश कर दिया जाता है। पुलिस को भरण पोषण वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट की तरह वो वसूली नहीं कर सकती। दूसरी बात, और एक बहुत अच्छा एक जजमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि अगर बकाया की राशि अगर भरण पोषण की है तो इसके लिए सिविल वाद दाखिल करना पड़ेगा वसूली के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीआरपीसी 125(3) लगा दिया जाता है तो कभी सीआरपीसी 128 लगा दिया जाता है, जो वर्तमान में 144(3) है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारा जो मोबाइल नंबर है इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अगर सहयोग करोगे तो हम आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आप ही लोगों के लिए, आप लोगों की मदद करने के लिए ही हमने ये वकालत का पेशा चुना है, और आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है जिसके हमेशा हम धन्यवाद रहेंगे, और आप लोगों के लिए ही हमेशा समर्पित रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इन फर्जी मुकदमों से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाला जाए। क्योंकि मेरे पास जितने भी मामले आए, जहाँ तक अपने हाथ में चीज़ें रहीं वहाँ तक लोगों को बचाने का हमने प्रयास किया है और हम उसमें सफल भी हुए हैं।